हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, आज हम अपना करने वाले हैं अध्याय 41 आर्थिक जीवन में परिवर्तन। और ये कब से कब तक है? 1858 से 1947 ईस्वी। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते मेरे साथ। सबसे पहले क्या दे रखा है कि महारानी विक्टोरिया की 1858 की घोषणा में कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार भारत के आर्थिक विकास और भारतीय जनता के कल्याण पर ध्यान देगी, परंतु ब्रिटिश शासकों ने जो कदम उठाए उनसे केवल ब्रिटेन के औद्योगिक और व्यापारिक हितों का ही लाभ हुआ, उनको ही लाभ पहुंचा। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन बरकरार रहा और तथा जनता की गरीबी क्या हो गई, बढ़ती गई। और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उसके बाद भारतीय जनता के आर्थिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ कि भारत के विभिन्न क्षेत्र धीरे धीरे एक दूसरे पर आश्रित हो गए। परंतु इसका एक सकारात्मक परिणाम क्या हुआ, भारत में समरूप आर्थिक जीवन का उदय होने लगा, जिसने देश का एकीकरण करने में योगदान दिया। फिर किसानों पर भारी बोझ। कंपनी के शासनकाल में जमींदारी और रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी। जिन क्षेत्रों में जमींदारी व्यवस्था लागू की गई थी वहां जमींदार सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थ बनकर राजस्व वसूल कर सरकार को दे देते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार का किसानों से क्या था, सीधा संबंध था और राजस्व की नियमित वसूली हो सके, इसलिए ये व्यवस्थाएं लागू की गई थी। परंतु जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि जमींदारी व्यवस्था ने किसानों पर अत्यधिक बोझ डाल दिया। फिर जमींदारों के द्वारा किसानों से की जाने वाली अवैध मांगों पर रोक लगाने के लिए अनेक कानून पास किए गए। ये कानून जमींदारों द्वारा किसानों पर रोक लगाते थे, परंतु ये कानून अधिकांशतः क्या हो गए, निष्फल हो गए, कोई परिणाम नहीं निकला। फिर रैयतवाड़ी क्षेत्रों में सरकार के राजस्व अधिकारी ही वास्तविक मालिक होते थे। इन क्षेत्रों में सरकारी अधिकारी किसानों की वास्तविक आर्थिक दशा पर ध्यान दिए बिना ही राजस्व का निर्धारण करते थे। और फिर इस उत्पीड़क वसूली का परिणाम क्या हुआ कि किसानों को विवश होकर महाजनों की शरण में जाना पड़ा। फिर इस शोषण के विरुद्ध बंगाल और दक्कन में 19वीं सदी के 8वें दशक में किसान विद्रोह हुए और किसानों ने दंगे के दुकानों और घरों को आग लगा दी तथा अनाज और के गोदाम लूट लिए, परंतु राजस्व की वृद्धि को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। फिर जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों ही क्षेत्र में बड़े किसानों ने अपनी भूमि को छोटे किसानों को लगान या बटाई पर देना प्रारंभ कर दिया और इससे किसानों का जीवन और भी क्या हो गया, कष्टकर हो गया, मतलब दुखी हो गया। फिर अंग्रेजों ने जिन जमींदारों को पैदा किया था वे स्वयं कृषि उत्पन्न नहीं करते थे। किसानों के श्रम पर आश्रित ये जमींदार राजस्व वसूल करने की जिम्मेदारी अक्सर दूसरे लोगों को सौंप देते थे। फिर जमींदारों से यह अधिकार प्राप्त करने वाले कुछ लोग इसे दूसरे लोगों को बेच देते थे और परिणाम क्या होता था कि राज्य और किसानों के बीच मध्यस्थों की संख्या बढ़ती जाती थी और ये सभी बिचौलिए बिना कोई उपयोगी कार्य किए किसानों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन पर आश्रित हो गए, जिसके कारण किसानों का शोषण और अधिक होने लगा। फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था वाले क्षेत्रों में बड़े किसानों ने अपनी छोटे किसानों को बटाई पर देनी शुरू कर दी और इसमें वास्तविक किसानों का शोषण और अधिक बढ़ गया, जमीन देना शुरू कर दी। फिर इन बिचौलियों की खेती में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए कृषि का कार्य पिछड़ा रह गया। बिचौलियों को हटाने के लिए कुछ कानून बनाए गए, परंतु भारत के स्वतंत्र होने के बाद तक इस दशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाया। फिर छोटी जोतें। कृषि पिछड़ेपन का एक और महत्वपूर्ण कारण था कि छोटी जोतें जब आबादी बढ़ने लगी तो जमीन पर भी भार क्या हो गया, बढ़ता गया। उद्योगों का विस्तार न होने के कारण कोई अतिरिक्त काम भी नहीं थे। इस समय उत्तराधिकारी कानून के कारण जोतें लगातार विभक्त होती गई और जैसे जैसे लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर होते गए वैसे वैसे जोतों का अधिकाधिक बंटवारा होता गया। उदाहरण क्या दे रखा है कि दक्कन में 1771 ईस्वी में और 1915 के बीच जोतों का औसत क्षेत्रफल 40 एकड़ से घटकर कितना हो गया, 7 एकड़ हो गया। इसी कारण अधिकांश किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त अनाज पैदा नहीं कर पाते थे। फिर 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कृषि भूमि का विस्तार हुआ और परंतु यह फिर भी भूमि पर आबादी का दबाव कम नहीं हुआ। बढ़ती आबादी के रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध नहीं थे।
फिर 1872 ईस्वी में जब पहली बार जनगणना की गई तो उस समय क्या भारत की आबादी कितनी 20 करोड़ 60 लाख थी और 1901 ईस्वी में आबादी बढ़कर कितनी हो गई 28 करोड़ 30 लाख हो गई। 40 साल बाद 1941 में आबादी 38 करोड़ और 90 लाख पर पहुंच गई 38 करोड़ 90 लाख पर पहुंच गई, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि के बराबर कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई, जिसमें खाद्यान्नों का उत्पादन क्या हो गया घटता गया। फिर नकदी फसलें खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आने के कारण यह था कि कपास जूट और तिलहन जैसी नकदी या व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को अत्यधिक महत्व दिया गया। सरकार ने व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को तो प्रोत्साहन दिया, लेकिन खाद्यान्नों की कमी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर 1861 से 65 तक अमेरिका में क्या हुआ, गृह युद्ध चला और इसलिए वहां से इंग्लैंड के कपड़ा मिलों को कपास पहुंचना बंद हो गया। इंग्लैंड के कपड़ा मिलों की आवश्यकता के लिए अंग्रेजों ने भारत में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष कदम उठाए। इससे भारतीय किसानों का एक समुदाय तो कुछ समय के लिए आगे बढ़ा और परंतु खाद्यान्नों का उत्पादन क्या हो गया घट गया। फिर देश के कुछ भागों के किसानों को अंग्रेज बागान मालिकों ने नील की खेती करने के लिए तथा उन्हीं के द्वारा तय की गई कीमत पर बेचने के लिए बोला बाध्य किया। फिर किसान की आर्थिक दशा कैसी थी। देश के स्वतंत्र होने तक भारत की ग्रामीण जनता दो प्रकार की विपदाओं से लगातार परेशान थी। ये त्रास दिया, जिसमें पहला कर्ज का बोझ और दूसरा क्या था अकाल। स्पष्ट था कि भारत की कृषि का स्तर अत्यंत नीचे था। फिर ग्रामीण कर्जदार क्या हो गया, किसान कहीं के भी हो आसानी से कर्जदार बन जाते हैं। भारत के किसानों को केवल महाजनों से ही कर्ज मिलता था, परंतु जहां अन्य देशों के किसान कर्ज का उपयोग बीज खाद कृषि उपकरणों आदि खरीदने और भूमि को सुधारने के लिए करते थे, वहीं भारत के किसान कर्ज का उपयोग मुख्यतः गैर उत्पादक कार्यों में करते थे। भारतीय किसान कर्ज लेकर उसका उपयोग भू राजस्व देने या जमींदार को लगान देने या अच्छी फसल अच्छी न होने पर परिवार का भरण पोषण करने या जन्म मरण विवाह के अवसरों पर खर्च करते थे। भारतीय किसान की औसत आय इतनी कम थी कि एक बार कर्ज लेने पर वह मुश्किल से ही कर्जा चुका पाता था। फिर 1860 में सभी प्रांतों के 2/3 किसान कर्ज में डूब गए और भारत में ब्रिटिश शासन के पूरे दौर में यही बनी रही स्थिति। फिर कर्ज वापस न करने का परिणाम यह होता था कि किसानों की जमीन महाजनों के अधिकार में चली जाती थी। अगर अंग्रेजों के शासन के पहले भूमि के हस्तांतरण पर अनेक प्रतिबंध थे। कर्ज की वसूली में महाजन को राज्य से अधिक मदद नहीं मिलती थी, लेकिन नई न्यायिक व्यवस्था में कर्ज की वसूली के लिए महाजनों को अधिक अधिकार दे दिए गए। इस सदी के आरंभ से ही भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए प्रांतों में कानून बनने लगे थे। ब्याज की अधिकतम दर और राशि निश्चित कर दी गई थी। इस सदी के आरंभिक सालों में किसानों को सस्ती दर पर कर्ज मुहैया कराने के लिए सहकारी समितियां स्थापित की गई, परंतु इनका प्रभाव अत्यधिक सीमित रहा। भारतीय किसानों का पूर्णतः मानसून पर आश्रित होना अकाल का मुख्य कारण था। फसल अच्छी होने पर भी वे इतना नहीं बचा पाते थे कि अकाल के दिनों के लिए कुछ सुरक्षित रख सके। फिर 1860 से 1908 ईस्वी तक मानसून के उतार चढ़ाव के कारण लगातार 20 वर्ष तक अकाल जैसी स्थिति बनी रही। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सड़कों में सुधार और रेल मार्ग के निर्माण का कारण अभावग्रस्त क्षेत्रों में अनाज पहुंचाने में आसानी हुई। फिर भी देश के किसी न किसी क्षेत्र में अकाल पड़ते रहे। वास्तव में यह समस्या थी कि छोटे किसान और मजदूर दिन में 2 बार का भोजन मुश्किल से जुटा पाते थे। वर्षा न होने पर कम अवधि के लिए फसल नहीं होती थी, तो उन्हें भूखमरी का सामना करना पड़ता था। अकाल के कई तरह के परिणाम होते थे। इन अकालों में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में पड़े अकालों में 30 लाख लोगों की, मवेशियों की भी बड़ी संख्या में क्या हो गई मृत्यु हो गई। प्रत्येक अकाल के बाद कुपोषण महामारियों का प्रकोप होता गया, जिसके कारण लोग अकालग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले जाते थे। फिर बार बार अकाल पड़ने के कारण सरकार ने अकाल आयोग की स्थापना की। उनकी सिफारिश को मानकर सरकार ने 1883 में 1 करोड़ 15 लाख रुपए राहत कार्य और बीमा के लिए प्रतिवर्ष देने का निर्णय किया। प्रशासकों के मार्गदर्शन के लिए अकाल संहिता का भी निर्माण किया गया। ब्रिटिश कालीन समितियां कौन कौन सी बनाई गई ये दे रखा है।
आयोग समितियां इनका नाम है, और फिर स्थापना कब हुई, अध्यक्ष कौन थे इनके, वायसराय कौन थे उस समय, फिर उद्देश्य क्या था, ये दे रखा सारा। फिर सरकार ने 1880 में के अकाल आयोग का यह सुझाव नहीं माना, जिससे खेती में लगे हुए अतिरिक्त लोगों के लिए अन्य अवसर खोजे जाए। फिर अब 20वीं सदी में कम अकाल पड़े, वे अत्यधिक भयंकर भी नहीं थे। इसका मुख्य कारण सिंचाई, परिवहन और राहत कार्यों में सुधार था। फिर उस समय तक लोग बार बार पड़ने वाले अकाल के प्रति सचेत हो गए थे, और फिर 1943 में बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें लगभग कितने 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। फिर सिंचाई की सुविधाओं का विकास। प्राचीन काल से ही शासन द्वारा या सामूहिक प्रयासों से तालाब, कुएं, नहरें और बांध बनाए जाते रहे। अकाल के समय सिंचाई की समस्या पर सदैव विशेष ध्यान दिया गया। सभी अकाल आयोगों ने सिंचाई की सुविधा बढ़ाने की सिफारिश की। इन आयोगों ने नहरों के विकास पर विशेष बल दिया। फिर उन सिंचाई वाले क्षेत्रों में फसलें पैदा करने में ज़्यादातर खर्च आता था, क्योंकि किसानों को नहरों के पानी को इस्तेमाल करने पर पैसा देना पड़ता था। फिर किसान ऐसी फसलें उगाने के लिए जिनकी बाजार में अधिक कीमत मिलती थी। इस प्रकार नकदी फसलें के उत्पादन को बढ़ावा मिला। वर्तमान सदी के आरंभ से कृषि के विकास के लिए सरकार ने कुछ रचनात्मक नीतियां भी अपनाई। कृषि के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए कृषि विभाग स्थापित किए गए, और विकास की योजनाएं पूरी करने की जिम्मेदारी कृषि विभाग को सौंपी गई। फिर कृषि क्षेत्र में उच्च शिक्षा देने के लिए अनुसंधान कार्य, प्रायोगिक कृषि के लिए बिहार में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना की गई। देश के विभिन्न भागों में कृषि स्कूल, कॉलेज भी स्थापित किए गए। फिर आता परिवहन का विकास कैसे हुआ। परिवहन का विकास। देश के आर्थिक विकास के लिए परिवहन और संचार के अच्छे साधन आवश्यक है। 19वीं सदी के मध्यकाल तक इन मामलों में भारत की स्थिति चिंताजनक थी। उस समय तक देश में केवल 2 अधूरी सड़कें मुख्य थी, एक कलकत्ता और दिल्ली के बीच एवं दूसरी बम्बई और आगरा के बीच। फिर 19वीं सदी के लगभग मध्यकाल से परिवहन और संचार के साधनों को उन्नत बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। सड़कें बनाने के अतिरिक्त परिवहन संचार के नए साधनों को, विशेषकर रेलवे, टेलीग्राफ को प्रारंभ किया गया। फिर 1857 के विद्रोह से अंग्रेजों को यह ज्ञात हो गया कि भारत पर अपना शासन कायम रखने के लिए उन्हें संचार के साधनों का विस्तार और विकास करना होगा। ब्रिटेन के हित में भारत के आर्थिक शोषण को तीव्र बनाने के लिए भी परिवहन और संचार के साधनों में सुधार करना आवश्यक था। फिर रेलवे ने भारत की परिवहन व्यवस्था में एक प्रकार की क्या पैदा कर दी, क्रांति पैदा कर दी। फिर 19 कब बिछाने पर प्रथम प्रस्ताव मद्रास में भारत में रेल लाइन बिछाने का प्रथम प्रस्ताव मद्रास में 1831 में आया था, जिसमें रेल के डिब्बों को घोड़ों से खींचने का प्रस्ताव था। फिर 1834 में पहली बार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने वाष्प चालित रेल स्थापित करने का निर्माण लिया। फिर भारत में रेलवे लाइन लाने वाले अग्रणी व्यक्ति कौन थे? रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंस थे। भारत में रेलवे निर्माण की दशा में प्रथम प्रयास किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। और कब किया? 1848 से 56 ईस्वी तक। फिर पहली रेल 1853 में कहां से कहां तक चली? मुंबई से थाने तक मध्य प्रारंभ हुई। इनके मुंबई से थाने के बीच प्रारंभ हुई। फिर अगले वर्ष कलकत्ता से बंगाल को पश्चिमी क्षेत्र की कोयला खानों से रेल मार्ग द्वारा जोड़ा गया। 1856 ईस्वी मद्रास को आकोरनम के साथ जोड़ा गया। इसके बाद सरकार और निजी कंपनियों के प्रयासों से रेलवे का तेजी से विकास हुआ। फिर अब बम्बई, मद्रास, कलकत्ता जैसे बड़े बंदरगाहों को देश के भीतरी भागों के महत्वपूर्ण शहरों और कृषि क्षेत्रों के साथ जोड़ा गया। इस प्रकार देश के महत्वपूर्ण शहर रेलवे के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ गए। भारत में रेलवे का विकास ये दे रखा, हमने अभी ऊपर पढ़ा इसका। भारत में रेलवे लाइन लाने वाले अग्रणी व्यक्ति कौन थे? रोलैंड
मैकडोनाल्ड स्टीफेंस थे। भारत में रेल लाइन बिछाने का प्रथम प्रस्ताव मद्रास में 1831 में आया था, जिसमें रेल के डिब्बों को घोड़ों से खींचने का प्रस्ताव था। फिर भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच चलाई गई थी और 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच दूसरी रेलवे लाइन स्थापित की गई। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1905 में भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार एवं रेलवे का सर्वाधिक विकास हुआ था। फिर 1902 में मिस्टर रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेल आयोग का गठन किया गया और इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य कौन थे, गुरदास बनर्जी और सैयद बिलग्रामी शामिल थे। फिर 1908 में रेलवे को स्वायत्त शासी संस्था का दर्जा दिया गया। फिर 1924 में एक वर्ग समिति के सुझाव पर रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया। कब किया गया? 1924 में। फिर वर्ष 2016 में 17 के बजट से रेल बजट को सामान्य बजट के साथ फिर से मिला दिया गया। के साथ पारित करना प्रारंभ कर, मतलब कि इसको इसमें से अलग किया और फिर किस में किया? सामान्य बजट के साथ। फिर आगे 19वीं सदी के अंत तक कितने 24,752 मील लंबी रेलवे लाइन देश में तैयार हो गई थी। रेलवे लाइन के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि निर्माण का मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों को देश के आंतरिक क्षेत्रों से जोड़ना और जो अंग्रेजों के आर्थिक हितों की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। देश के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने पर बहुत कम ध्यान दिया गया, जिनसे देश के एक भाग में निर्मित वस्तुओं को दूसरे भाग में पहुंचाने में सुविधा होती। रेलवे ने माल भाड़े के बारे में जो नीति अपनाई उससे भी अंग्रेजों की मंशा स्पष्ट होती है। फिर देश के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेलवे से माल पहुंचाने में अधिक परिवहन लागत लगती थी, लेकिन बंदरगाहों से माल को देश के अन्य भागों में पहुंचाने में कम परिवहन लागत लगती थी। फिर भारत में रेलवे लाइन बिछाने के पीछे अंग्रेजों का एक और प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत पर अंग्रेजों के शासन को मजबूत बनाना। वैसे क्षेत्र जो प्रतिरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे उन्हें सेना को स्थानांतरित करने के लिए आपस में जोड़ दिया गया। फिर बाद में विशेषकर प्रथम महायुद्ध के दौरान जब भारतीय उद्योगों का कुछ विकास हुआ तब रेलवे नीति में परिवर्तन करने की मांग की गई। भारतीयों ने मांग की कि रेलवे को विदेशी हितों की बजाय भारत की आर्थिक आवश्यकताओं का अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रेलवे को अत्यधिक लाभ पहुंचा रहा था, परंतु उस लाभ का एक बड़ा भाग देश के बाहर जा रहा था। फिर रेलवे पर मुख्यतः सरकार का स्वामित्व था, परंतु उनका प्रबंध ब्रिटिश कंपनियों के हाथ में था। इस स्थिति में 1947 तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। हालांकि उस समय तक देश में करीब कितने 70,000 मील लंबी रेलवे लाइन बन चुकी थी तथा विश्व का सबसे बड़ा रेलवे संजाल भारत में ही था। रेलवे का भारतीय अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन पर बड़ा गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा। फिर लोगों को और वस्तुओं का आवागमन तीव्रगामी, सस्ता और सुरक्षित हो गया। देश के भीतरी भागों में उत्पादित वस्तुएं बाहरी बाजारों में पहुंचने लगी। रेल मार्गों के कारण अकाल के संकट को दूर करना संभव हुआ, क्योंकि जहां सूखा पड़ा हो वहां रेल मार्ग के द्वारा अनाज पहुंचाना आसान हो गया था। और क्या किया गया? रेलवे के उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि जहां कारखाने स्थापित किए गए थे वहां बड़ी मात्रा में कोयला और कच्चा माल पहुंचाना संभव हो गया। रेल मार्गों के निर्माण से समाज में एक नए वर्ग का उदय हुआ। वे अकुशल श्रमिक थे जिनको रेल मार्गों के निर्माण और उनके रखरखाव का काम दिया गया था। इस प्रकार समाज में एक ऐसे समुदाय का उदय हुआ जो अपनी आजीविका के लिए भूमि या दस्तकारी पर आश्रित नहीं था। इस नए समुदाय के लोग मूलतः गरीब किसान या भूमिहीन खेतिहर मजदूर थे। फिर इंग्लैंड में रेलवे के आरंभ के कुछ वर्ष पश्चात भारत में रेलवे की शुरुआत हो गई थी। रेलों के लिए बड़े पैमाने पर लोहे एवं कोयले का इस्तेमाल होता था। उनमें एक आधुनिक मशीन भाप के इंजन का प्रयोग होता था। रेलवे की स्थापना के साथ भारत में आधुनिक उद्योगों, लोहे, इस्पात उद्योग और रेल इंजन बनाने वाले कारखानों की भी शुरुआत हो जानी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रेलवे की स्थापना का उद्देश्य भारत का औद्योगिक विकास करना नहीं बल्कि भारत का और अधिक आर्थिक शोषण करना था।
फिर रेल इंजन इंग्लैंड से आयात किए जाते थे, और क्योंकि भारत में लौह और इस्पात उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया, कोयला खनन को विकसित किया गया, परंतु इसका मुनाफा भारत की कोयला खानों के अंग्रेज मालिकों को मिलता था। रेलों की मरम्मत के लिए भारत में कुछ कारखाने स्थापित किए गए। रेलवे के विस्तार के साथ साथ नई सड़कों का निर्माण किया गया, जिसके कारण गांवों को आपस में जोड़ा गया। इसके कारण गांव में पैदा की जाने वाली फसलों को बाहर से बाजार में बेचना आसान हो गया। साथ ही बाहर तैयार हुई वस्तुओं को अब गाँव में बेचना भी संभव हो गया। फिर भारत में आधुनिक उद्योग। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योग अस्तित्व में आए। ये दो प्रकार के थे। कौन कौन से? बागान उद्योग और मशीन उद्योग। इन उद्योगों में प्रमुखतः ब्रिटिश कंपनियों का स्वामित्व और नियंत्रण था। भारत भी कुछ उद्योगों के मालिक थे, परंतु सरकार से सहयोग न मिलने के कारण भारतीयों के इन उद्योगों का तेजी से विकास नहीं हो सका। फिर औद्योगिक विकास के प्रारंभिक दौर में प्रत्येक देश को विदेशी प्रतियोगिता से अपने को बचाने के लिए संरक्षण की नीति अपनानी पड़ती है, परंतु भारत में ब्रिटिश सरकार ने लंबे समय तक इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि इससे इंग्लैंड के हितों को हानि पहुंचती थी। फिर स्वदेशी आंदोलन, जो कब 7 अगस्त 1905 में प्रारंभ हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन का एक यह महत्वपूर्ण अंग था। इसने भारतीय को प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या किया? प्रेरित किया। फिर पिछली सदी के तीसरे दशक में कुछ उद्योगों का संरक्षण प्राप्त हुआ। दूसरे महायुद्ध के दौरान सैनिक प्रयोग व लोगों के उपयोग दोनों के लिए वस्तुओं की मांग बढ़ी। जितनी वस्तुएं आयात होती थी उससे मांग कहीं अधिक थी। ऐसी स्थिति में भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिलना स्वाभाविक था तथा सरकार ने उन्हें संरक्षण का आश्वासन दिया, लेकिन बड़े स्तर पर औद्योगिकरण का आरंभ भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हुआ। फिर बागान, इसकी शुरुआत कब हुई? 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में नील से रंग तैयार करने के साथ हुई। बिहार और बंगाल के कुछ खास जिलों में नील की खेती की जाती थी। भारत में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में 1805 तक नील एक प्रमुख वस्तु हो गई थी, परंतु 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में नील की मांग घटती गई, क्योंकि तब सस्ते और अधिक टिकाऊ कृत्रिम रंगों का उत्पादन प्रारंभ हो चुका था। फिर भारत में चाय बागान उद्योगों की स्थापना 19वीं सदी के मध्यकाल में हुई थी, जिसके बड़े बागान असम, बंगाल और दक्षिण भारत में थे। धीरे धीरे चाय का उत्पादन बढ़ता गया तथा 20वीं सदी के आरंभ में वर्षों में विश्व के चाय बाजार में भारत का पहला स्थान हो गया। फिर 1940 में तक इस भारत में उत्पादित चाय का 80% निर्यात होने लगा और इंग्लैंड इसके लिए सबसे बड़ा बाजार बन गया। बागान उद्योगों की अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं कौन सी थी? कॉफी, रबर और सिनकोना थी। भारत में अंग्रेजी राज्य की समाप्ति तक इन बागान उद्योगों पर ब्रिटिश पूंजी का एक अधिकार बना रहा। भारत में उद्योगों का आरंभ 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। इनमें सूती, कपड़े, जूट उद्योग प्रमुख थे। फिर क्या? स्थानीय पूंजी इस उद्योगों का प्रमुख आधार बनी। सर्वप्रथम 1818 में कलकत्ता में एक मिल की स्थापना की गई, परंतु इस अपवाद को छोड़कर यह उद्योग बम्बई क्षेत्र में स्थापित हो गया। फिर बम्बई में पारसी कावसजी नाना भाई डाबर ने 1853 में पहला कारखाना स्थापित किया। यहीं से इस उद्योग का क्या हुआ? इतिहास प्रारंभ हुआ। जे.एन. टाटा द्वारा 1877 में एम्प्रेस मिल नागपुर में प्रारंभ किए जाने के बाद वास्तविक प्रगति आरंभ हुई। परिणाम यह हुआ कि भारतीय सूती कपड़ा उद्योग लगातार प्रगति करता रहा। फिर इस प्रगति में थोड़ी बाधा उत्पन्न तब हुई जब इंग्लैंड में कपास की मांग बढ़ जाने से इसकी कीमतें में वृद्धि हो गई। फिर प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के पहले सूती कपड़े का उत्पादन करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान था? चौथा स्थान था। भारतीय सूती कपड़ा उद्योगों ने पहले अंग्रेजी कपड़ा उद्योगों का और बाद में किसका? जापानी कपड़ा उद्योगों से प्रतिस्पर्धा का सफलतापूर्वक सामना किया। भारतीय सूती मिलों द्वारा तैयार किए गए धागों का करघा उद्योग में बड़े स्तर पर उपयोग किया गया। अधिकतर सूती कपड़ा मिलें बम्बई, अहमदाबाद और मद्रास में स्थापित थी। फिर आरंभ में जूट उद्योग बंगाल का एक कुटीर उद्योग था। भारत में प्रथम जूट कारखाना कब? 1855 में सेरामपुर, बंगाल के निकट रिसरा में प्रारंभ किया गया था। इस उद्योग पर पूरी तरह से किसका? यूरोपियों का अधिकार था।
फिर कुछ समय तक भारतीय जूट उद्योग को डंडी स्कॉटलैंड की जूट मिलों से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा, परंतु 19वीं सदी के अंतिम चरणों में भारतीय जूट उद्योग का विश्व बाजार में लगभग एकाधिकार स्थापित हो गया। आधुनिक उद्योगों के लिए लोहा, इस्पात, सीमेंट, विविध रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। खनिज तेल का बड़े पैमाने पर उपभोग से पहले कोयला ही ऊर्जा का प्रमुख स्रोत था। भारत की कोयला खानों में 1854 में काम प्रारंभ हो गया। रेलवे के विस्तार और उद्योग के विकास के साथ कोयले की मांग बढ़ती गई। लंबे समय तक कोयले की सबसे अधिक खपत रेलवे के लिए होती रही। अनुमान है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में औसत किस्म के कोयले के विशाल भंडार थे। भारत में आधुनिक तरीके से लौह गलन की शुरुआत 1874 ईस्वी में हुई, परंतु भारत में लौह और इस्पात उद्योग की वास्तविक प्रारंभ कब हुआ? जब 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में प्रसिद्ध टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का कारखाना स्थापित हुआ। इसके पश्चात बंगाल और मैसूर में भी लोहे के छोटे कारखाने स्थापित हुए। भारतीय पूंजी का प्रयोग ज्वाइंट बैंकों में भी हुआ, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापारिक और अन्य गतिविधियों के लिए पैसा उधार देना था। इस क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण बैंक थे। कौन कौन से? भारत में बैंकों की स्थापना दे रखी कब हुई? पंजाब नेशनल की 1895 और बैंक ऑफ इंडिया 1906, इंडियन बैंक 1907, सेंट्रल बैंक 1911, द बैंक ऑफ मैसूर 1913 में। फिर भारत में लोहे और इस्पात का उत्पादन अत्यधिक कम होता था। रसायन उद्योगों में भी नगण्य प्रगति हुई थी। सीमेंट उद्योग का विकास कब? 1930 में होने लगा था, 1930 ईस्वी में। फिर भारतीय स्वामित्व वाला एक प्रमुख व्यवसाय चीनी उद्योग था, जिसका 1930 ईस्वी के बाद तेजी से विकास हुआ। मशीन निर्माण के उद्योगों में बहुत कम प्रगति हुई। इस उद्योग का विकास न होने के कारण विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक मशीनें विदेशों से आयात करनी पड़ती थी। फिर भारतीय धन का बाहर भेजना, बहिर्गमन। रेलवे निर्माण के और आधुनिक जहाजों के निर्माण से भारत विदेशी व्यापार में क्या हुई? भारत की वृद्धि हुई। स्वेज नहर खुल जाने से भारत और यूरोप के मध्य दूरी कम हो गई और इससे इंग्लैंड और भारत के बीच वस्तुओं के आयात निर्यात में वृद्धि हुई। फिर 19वीं सदी के अंत तक भारत में कपास, जूट, चाय, चावल, गेहूं, बीज, चमड़े जैसी वस्तुएं निर्यात होने लगी, मतलब बाहर जाने लगी। बाहर जाने वाली वस्तुओं में जूट से बनी वस्तुएं सबसे महत्वपूर्ण थी। 20वीं सदी में भारत का विदेशी व्यापार तेजी से बढ़ा। आयात निर्यात की दशा और वस्तुओं की किस्मों में परिवर्तन हुआ। 19वीं सदी में भारत के विदेशी व्यापार मुख्य रूप से इंग्लैंड के साथ था। 20वीं सदी में अमेरिका, जापान, जर्मनी और कुछ अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। इन देशों के साथ व्यापार में भी वृद्धि हो गई और इस बीच आयात व निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की विविधता में कुछ परिवर्तन हुआ। जैसे जैसे भारतीय उद्योगों का विकास होता गया, वैसे वैसे उत्पादन वस्तुओं में के आयात में कमी आई और भारत में अपनी उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करने लगा, भारत भी। फिर लेकिन इसका यह अर्थ नहीं था कि भारत आर्थिक विकास के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। ब्रिटिश शासन के पूरे दौर में भारत का धन लगातार इंग्लैंड पहुंचता रहा। ब्रिटिश स्वामित्व के उद्योगों और व्यापार से होने वाले लाभ इंग्लैंड भेजा जाता था। भारत सरकार द्वारा वसूल किए गए राजस्व का एक बड़ा हिस्सा भी गृह प्रभार या स्वदेश शुल्क के नाम पर इंग्लैंड पहुंचता था। भारत में शासन करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा किया गया खर्च भारत के राजस्व से खर्च किया जाता था। एक अनुमान के अनुसार 19वीं सदी के अंतिम दशक में भारत में वसूल किए गए राजस्व का कितना 1/3 भाग इंग्लैंड में भेज दिया जाता था। फिर धन निष्कासन का सिद्धांत, आयकर, जिसके बारे में किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। उन्होंने इस मान्यता को प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा को लूट रहा है। फिर भारतीय पूंजी के निष्कासन की चर्चा करने वाले लोग में
कौन थे? रमेश चंद्र दत्त एक प्रमुख नाम है। उन्होंने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 में धन निकासी की चर्चा की और 27 फरवरी 1901 को अपने भाषण में इन्होंने कहा कि भारत से ही हो रही धन निकासी का उदाहरण आज तक विश्व के किसी अन्य देश में ढूंढने से नहीं मिलता। फिर 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नौरोजी धन निकास के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया और दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी सिद्धांत को अनिष्टों में सर्वाधिक अनिष्ट की संज्ञा दी। फिर मद्रास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष कौन? जॉन सुलिवन ने कहा है कि हमारी व्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है, जिसके द्वारा गंगा तट के सभी अच्छी चीजों को सोख लिया जाता है फिर तथा टेम्स नदी के किनारे लाकर उसे निचोड़ा जाता है। फिर लोगों की आर्थिक दशा कैसी थी? भारतीय समाज में जिन दो नए वर्गों का उदय हुआ था वे पूंजीपति और औद्योगिक मजदूर थे। इनके अतिरिक्त एक अन्य वर्ग था मध्य वर्ग। प्रशासनिक व्यवस्था, व्यापार और उद्योग के विस्तार के साथ साथ मध्य वर्ग की संख्या में महत्व तेजी से बढ़ता गया और अनेक व्यक्तियों ने कानून, अध्यापन, इंजीनियरिंग और व्यापार संबंधी व्यवसाय अपनाए। इन नए वर्गों ने भारत के इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बनाई। फिर भारत की पुरानी परंपराओं के स्थान पर आधुनिक ढंग से व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। भारत में आय का अनुमान सामान्य रूप से ही लगाया गया। ऐसे ही एक अनुमान के अनुसार 1947 में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी 228 रुपए थी, अर्थात प्रतिदिन 1 रुपए से भी कम प्रति व्यक्ति आय थी। बागानों और कारखानों के मजदूर की दशा कैसी थी? अच्छी नहीं थी और यद्यपि 1881 में काम के घंटे, नौकरी करने की न्यूनतम आयु और न्यूनतम वेतन के बारे में कानून बनते रहे, परंतु उन्हें सख्ती से लागू नहीं किया गया। प्रमुख कारखाना अधिनियम दे रखा है। वायसराय कौन थे? ये दे रखे हैं। कारखाना अधिनियम 1881 में कौन था? लॉर्ड रिपन। और कारखाना अधिनियम 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन और कारखाना अधिनियम 1911 में लॉर्ड हार्डिंग दो। और फिर कारखाना अधिनियम 1922 में लॉर्ड रीडिंग। 1934 में कौन था? लॉर्ड विलिंगटन। और 44 में लॉर्ड वेवेल। लेबर स्वराज पार्टी नाम से भारत की पहली मजदूर किसान पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? बंगाल में की गई। फिर सन 1927 में भारत में सबसे पहले 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया, जो भारत में मजदूरों को बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का संकेत था। फिर 1937 में मानवेंद्र नाथ राय ने लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेस तथा सोमेंद्र नाथ टैगोर ने क्रांतिकारी साम्यवादी समाज की स्थापना की। 1920 में अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस की स्थापना हुई। इसने मजदूर आंदोलन को संगठित करने और मजदूरों के हितों की रक्षा करने के प्रयास का मार्ग दिखाया। फिर 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के आर्थिक विकास के संबंध में एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। कब किया? 1938 में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर। ये होता है हमारे यहाँ पे खत्म। धन्यवाद दोस्तों।